क्वेश्चन देखिए, नई स्क्रीन है नहीं, अब इसको प्लस अब तुम आज एक बार चालू कर अपने आप खत्म हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इंटू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रिकॉर्डिंग हो रही प्लस 4 dy बाई डी एक्स प्लस 4y is equal to 2 sin hyperbolic x 2 sin hyperbolic x। ये क्वेश्चन है, देखिए d by dx is replaced by capital D, ये हो जाएगा d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4y is equal to 2। देखिए साइन हाइपरबोलिक x का एक्सपोनेंशियल में फार्मूला होता है e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2। ये साइन हाइपरबोलिक x का एक्सपोनेंशियल में फार्मूला रहता है, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया। अब हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, उससे पहले हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या करते हैं, d को m से रिप्लेस करते हैं, तो m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 इक्वल्स टू 0। और आप देख रहे हैं ये आपका फैक्टर हो जाएगा m प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहां से रिपीटेड रूट्स आ जाएंगे -2 -2। रिपीटेड रूट में हमने आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फार्मूला बताया था, c1 प्लस c2x e टू द पावर -2x। रिपीटेड रूट में यही तो फार्मूला बताया था आपको। यस सर। यस सर। अब आप pi हो जाएगा राइट हैंड साइड इज e टू द पावर x माइनस e टू द पावर -x डिवाइडेड बाय कैपिटल FD। कैपिटल FD इज d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4। अब देखिए यहाँ पर एक्सपोनेंशियल के दो केस हैं, एक में a की वैल्यू 1 है और दूसरे में a की वैल्यू -1 है, तो हम लोग इसको सेपरेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा e टू द पावर x अपॉन d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4, ये अलग कर दिया, माइनस e टू द पावर -x अलग कर देंगे, क्योंकि दोनों में a की वैल्यू चेंज है। d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4, e टू द पावर x। पहला केस देखिए, इसमें a की वैल्यू 1 है, एक्सपोनेंशियल में a की वैल्यू 1 है, तो d इज रिप्लेस्ड बाय 1 इन फर्स्ट पार्ट। 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 4, और एक एक सॉल्व कर लेते हैं पहले। e टू द पावर x अपॉन, देखिए ये हो जाएगा 4 4 8 1 9, ये हो गया, 0 नहीं हुआ तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, माइनस e टू द पावर -x, और यहां पर a की वैल्यू माइनस है, तो d इज रिप्लेस्ड बाय -1। ये हो जाएगा 1 -4 प्लस 4 0, ये 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका जो CF होगा, सॉरी PI होगा, वो होगा 1/9 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर -x। नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इक्वल टू CF। CF इज C1 प्लस C2 x e टू द पावर -2x प्लस PI है 1/9 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर -x। ये आपका आंसर हो गया। कोई डाउट हो तो पूछिए भाई।
ठीक है, नोट कर लिया। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो, नया केस पढ़ेंगे। नया केस है when case 2 when right hand side means small fx is sin ax or cos ax। अगर राइट हैंड साइड में sin ax या cos ax है तो हम लोग पीआई कैसे निकालते हैं? तो देखिए, ध्यान से देखिए, इसका प्रोसेस क्या है। पीआई का जनरल फार्मूला होता है राइट हैंड साइड मींस fx अपॉन कैपिटल FD। यहां पर मैं sin ax से बताऊंगा, cos ax बिल्कुल सेम उसी तरीके से लिखेंगे, sin ax अपॉन FD। अब ध्यान से सुनिए जो मैं बता रहा हूं। देखिए, FD में डी स्क्वायर डी टू द पावर 4 डी क्यूब सभी पावर्स, डी की सारी पावर्स के टर्म होंगे, ठीक है ना। तो जहां जहां डी स्क्वायर है वहां पर आप रिप्लेस करिए उसको माइनस ए स्क्वायर से, ठीक है। एफडी में जहां कहीं भी डी स्क्वायर लिखा होगा वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस ए स्क्वायर। मान लीजिए डी टू द पावर 4 लिखा हुआ है, तो डी टू द पावर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, एक डी स्क्वायर की जगह पर माइनस ए स्क्वायर और दूसरे डी स्क्वायर की जगह पर माइनस ए स्क्वायर, इस तरीके से लिखेंगे। मान लीजिए डी क्यूब लिखा हुआ है, तो डी क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं डी स्क्वायर इंटू डी, और डी स्क्वायर की जगह पर हम लोग लिख देंगे माइनस ए स्क्वायर और डी को एज इट इज छोड़ देंगे। डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप अपनी गणित लगा दें और लिख दें कि डी की जगह पर माइनस अंडर रूट माइनस ए, ये बिल्कुल गलत, ये आप नहीं करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? Yes, sir. पावर्स हैं उनको स्क्वायर में ब्रेक कर लेना, जहां जहां डी स्क्वायर हो वहां पर आप माइनस ए स्क्वायर लिख देना, और जो भी डी छूट जाए तो उनको छोड़ दीजिएगा। क्लियर हो गई बात? सर सर ऐसा क्यों? हाँ बोलिए, क्या करें? सर इसमें सर माइनस ए स्क्वायर ही क्यों लिया है, प्लस का ये क्यों नहीं ले सकते हमसे? हाँ देखिए, अब ऐसे तो आप पीछे वाले केस में भी कह सकते थे कि डी को ए से रिप्लेस क्यों किया, ए स्क्वायर से क्यों नहीं किया। मैं आपको एक बात बता दूं पहले ही कि अभी हम आपको बिल्कुल लास्ट केस बताएंगे एक जनरल फार्मूला, ठीक है। तो उनमें क्या होगा कि इनमें से कोई भी केस हो राइट हैंड साइड में, चाहे साइन एक्स हो, कॉस एक्स हो, एक्सपोनेंशियल हो या इसके अलावा कुछ भी हो, वो सारे केसेस उस जनरल फार्मूले से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। तो उन्हीं जनरल केसेस से, उस जनरल केस से हमने क्या किया, कुछ पर्टिकुलर केसेस के स्टेप्स ले लिए। जैसे मान लीजिए आपको एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जाना है सॉल्व करते हुए किसी, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं तभी आप इस बात को समझ पाएंगे। जैसे हमको एक पॉइंट से लेकर दूसरे, जैसे यहां समझ लो, ऐसे मैं यहां बोर्ड पे समझा, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, हमने, ये क्वेश्चन है और ये सॉल्यूशन है। हमने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया, ये हमने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया, यहां से लेकर चलते चले आए और ये लास्ट में आके सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि कुछ पर्टिकुलर केसेस थे हमारे पास, जैसे e टू द पावर ax या sin ax या cos ax, या हम अभी आपको पढ़ाएंगे आगे x टू द पावर m, ठीक है ना, या e टू द पावर ax और sin x का मल्टीप्लाई। इस टाइप से कुछ पर्टिकुलर केसेस थे जिनमें हमने देखा कि यहां से लेकर क्वेश्चन से सॉल्यूशन तक आने में कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स
जरूर मिलते थे इन केसेस में। मतलब क्वेश्चन बीच में इधर उधर कहीं भी डिफर करेगा, इस स्टेप पर जरूर आ रहा है और इस स्टेप पे जरूर आ रहा है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि अब हमें शॉर्टकट फार्मूला बनाना है। तो शॉर्टकट फार्मूले में हमने क्या किया कि सीधे हम जब सेम क्वेश्चन से सेम स्टेप आना है, ठीक है ना, सेम वैल्यू निकलनी है, तो एक स्टेप से हम सीधे डायरेक्ट दूसरा स्टेप लिखें और दूसरे से तीसरा और तीसरे से सीधे हम सॉल्यूशन पे आ जाएं। हमने बीच वाला सारा प्रोसेस ड्रॉप कर दिया। लेकिन ऐसा सिर्फ कुछ ही फॉर्म में हो रहा था, जैसे एक्सपोनेंशियल हुआ, साइन एक्स कॉस एक्स एक्स टू द पावर m, ठीक है ना। इन्हीं कुछ फॉर्म में इस टाइप की सुविधा हमको दिख रही थी। तो हमने क्या किया, बीच के स्टेप्स ड्रॉप कर दिए और ये 2 स्टेप के बाद तीसरा स्टेप ये लिख दिया, चौथा सॉल्यूशन आ गया। तो हमारा देखिए टाइम बच गया। जब हमको पता है कि रिजल्ट ये निकलना है तो बीच में मेहनत क्यों करें। इसके बाद ये स्टेप निकलना है तो हम ये बीच की मेहनत क्यों करें। इसके बाद ये स्टेप आना तो हम लोग बीच की मेहनत नहीं करेंगे। इसलिए क्या किया गया कि जनरल केसेस से हमने इन पर्टिकुलर केसेस में देखा e टू द पावर ax sin ax cos ax में कि क्वेश्चन एक पर्टिकुलर स्टेप पे जरूर आ रहा है। तो हमने क्या किया कि मेथड को छोटा करने के लिए उन बीच की प्रोसेस को स्किप कर दिया और डायरेक्ट हमने स्टेप ले लिए। तो इसीलिए आप ये मत सोचिएगा कि डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हमने ऐसे ही ले लिया, ये इसी प्रोसेस से सॉल्व किया गया है पूरा जनरल केस से। लेकिन बीच में ये देखा गया स्टेप्स में कि जहां जहां डी स्क्वायर आ रहा है वहां पर माइनस ए स्क्वायर आ रहा है स्टेप में, इसलिए हमने बीच की सारी प्रोसेस छोड़ दी और लिख दिया कि डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस किया गया। अब बताइए मेरी बात समझ में आई कि एक्चुअल ये बात कहां से आती है। जी सर। जब हम जनरल पढ़ाएंगे लास्ट में तब आपको इनको भी दिखाएंगे कि देखिएगा, तो हम ये पूरा हम ये चार्ट बना के दिखाएंगे आपको। जब हम साइन एक्स वाले क्वेश्चन को जनरल केस से करेंगे तो देखना एक स्टेप ऐसा जरूर आएगा जहां पर आपको दिखेगा कि डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस किया जा रहा है। तो ऐसा साइन एक्स के साथ हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं कि बीच के प्रोसेस को स्किप करते हुए अब लिख देंगे उसको। हाँ बोलो, अब क्या कह रहे हो। डी एन का और किस प्लस मीनिंग लेस हो जाएगा क्या। फिर से बोलिए क्या कह रहे हो। कैसे सुनाई नहीं दे रहा यार सर, डी को कैसे करेंगे, मीनिंग ले जाएगा क्या। वॉइस नहीं क्लियर है। फिर वॉइस नहीं क्लियर है बेटा यार। तो अरे लिख के बता दो भाई। डी एन को कैसे रिप्लेस करेंगे। क्या डी की पावर एन को। सर एन तो कोई नंबर होगा ना, डी की पावर 5 होगा, डी की पावर 6 होगा। एन इज एनी नंबर, तो डी की पावर 6 होगा तो क्या लिखोगे उसकी जगह पर, डी स्क्वायर डी स्क्वायर डी स्क्वायर, अब तीनों डी स्क्वायर की जगह पर माइनस ए स्क्वायर लिख दिया जाएगा। समझ गए। यस थैंक यू सर। अब आप देखिए जब हम ये सब्स्टिट्यूशन, अच्छा मेरी ये बात समझ में आई। तो हमने स्टेप वाली बात बताई है कि हम डायरेक्ट डी स्क्वायर की जगह पर माइनस ए स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, या पिछले वाले केस में हमने जगह पर ए कैसे लिख दिया। तो उसका कारण यही है कि हम लोग क्वेश्चन से सोल्यूशन तक की अगर पूरी प्रोसेस करें तो कुछ पर्टिकुलर केसेस ऐसे हैं जिनमें निश्चित स्टेप आ रहा है। तो हमने क्या किया, फिर अपना थोड़ा सा प्रोसेस कम करने के लिए बीच के जो प्रोसेस है वो काट दिए, सिर्फ हमने डायरेक्ट स्टेप ले लिए। तो ये डायरेक्ट स्टेप यहां पर आपको बताए जा रहे हैं कि डी स्क्वायर की जगह पर माइनस ए स्क्वायर। ओके, बात समझ में आ गई। जी सर। चलिए अब देखिए जब हम ये रिप्लेसमेंट करेंगे तो यहां पर 2 चीजें होंगी, या तो यहां पर कांस्टेंट आ जाएगा डिनोमिनेटर में। कांस्टेंट कैसे आएगा, जैसे मान लो डी स्क्वायर प्लस 5 टाइप का बन रहा है, या डी स्क्वायर प्लस 4 मान लो बन रहा है, और डी की जगह पर हमने 1 रिप्लेस करना है,
डी स्क्वायर की जगह पर -1 रिप्लेस करना है, तो ये कितना हो जाएगा -1 + 4 दिस इज 3। तो इस तरीके से या तो डिनोमिनेटर में कांस्टेंट आ जाएगा या इस कांस्टेंट ना होकर क्या आ जाएगा, डी का कोई टर्म आ जाएगा। सर जैसे डी का टर्म कैसे आएगा, जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए हमारा कैपिटल एफ डी है, डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 4 ये। अब डी स्क्वायर की जगह पर मान लीजिए आप लिख रहे हो -a स्क्वायर, मान लो -4 हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया ये -4 प्लस 5d प्लस 4, ये इससे कैंसिल हो गया, कितना बचा 5d बचा। जी सर। या मान लीजिए डी स्क्वायर की जगह पर आप -1 स्क्वायर -1 लिख रहे हो, तो कितना बचेगा 5d प्लस 3 बचेगा। तो देखिए डी के टर्म बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं। सर तो या तो कांस्टेंट आएगा या डी के टर्म आएंगे, या तीसरा केस बन सकता है यहां पर कि 0 बन जाए। 0 कैसे बनेगा, मान लीजिए ये आपका कैपिटल एफ डी है डिनोमिनेटर में, और a की वैल्यू मान लीजिए 2 है, तो डी स्क्वायर को क्या लिखोगे आप, -a स्क्वायर मीन्स -4 लिखोगे, और -4 + 4 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 0 आ सकता है। तो जब भी साइन ax होगा तो डिनोमिनेटर में 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो कांस्टेंट बन सकता है, या 0 बन सकता है, या डी का टर्म बन सकता है। तो अगर कांस्टेंट आ गया, जैसे ये कांस्टेंट आ गया, तो वही आपका सलूशन हो जाएगा, ठीक है। और अगर 0 आ जा रहा है, तो 0 का मैंने आपको एक ही इलाज बताया, क्या बताया कि पिछले वाले केस में क्या बताया था, वही यहां पर लगेगा। डिफरेंशिएट कर देना। हाँ, डिनोमिनेटर को आप रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट और न्यूमरेटर में x का मल्टीप्लाई, यही प्रोसेस आपको आगे सारे केसेस में करना है, ये कॉमन रूल है, ठीक है। डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करिए, न्यूमरेटर में इंडिपेंडेंट वेरिएबल x का मल्टीप्लाई करिए, ये 0 का सलूशन हो गया। अब तीसरा बचा कि अगर d का टर्म बच जाए तो क्या करोगे, तो उसके लिए देखिए मैं बता रहा हूं तीसरा केस। देखो कांस्टेंट में तो सलूशन हो गया, 0 का मैं बता ही चुका हूं। तीसरा मान लीजिए केस बचता है d का टर्म, तो एक हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो जो यही बचा 5d + 3, मान लो ये डिनोमिनेटर में बच गया, तो देखो इधर ध्यान से। अब हम लोग क्या करेंगे, 5d + 3 के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। ओके, 5d + 3 का कॉन्जुगेट क्या होगा, 5d - 3, इससे हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। तो डिनोमिनेटर में देखिए a - b a + b, ये a² - b² का फार्मूला बन जाएगा, तो 5d² - 9, और ऊपर हो गया 5d - 3 sin 8x। ओके, अब आप देखिए डिनोमिनेटर में d² आ गया, और d² का हम जानते हैं क्या करना है, d² को -a² से रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए अब डिनोमिनेटर में जो d का टर्म बच रहा था वो खत्म हो जाएगा, अब कांस्टेंट आएगा या 0 आएगा, दोनों का आप जानते हो सलूशन, ठीक है। d का टर्म, अगर कहीं भी d का टर्म बचता है तो उसका यही एक तरीका है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई, और अब d² की जगह पर आप -a² सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए नीचे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आ जाएगा। अब ऊपर जो ये 5d - 3 आ रहा है, इसका क्या करेंगे, अब sin ax को इस ब्रैकेट पर ऑपरेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5
डी, डी का मतलब मैंने आपको बताया था डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा, मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए कॉस ए एक्स, डिफरेंशिएट हो जाएगा साइन एक्स, और माइनस थ्री, थ्री के पास जाएगा तो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा, थ्री साइन एक्स, नीचे कांस्टेंट है, यही आपका सोल्यूशन। अब बताओ पूरी बात समझ में आई? यस सर। सर जो नीचे दिया है 25d² माइनस 9, सर हाँ। अगर ये 0 हो जाए तो? वही वही तरीका है, जीरो पर एक्स से मल्टीप्लाई, नीचे ठीक है। ओके सर। अब क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन से और चीजें, आर्टिकल में थोड़ा सा हो सकता है आपको कंफ्यूजन बना रहता हो, लेकिन क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो क्लियर हो। चलिए लिखिए, क्वेश्चन है d2y बाई dx स्क्वायर माइनस 3dy बाई dx प्लस 2y इज इक्वल टू cos 3x। ये देखिए, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2y इक्वल टू cos 3x। ये कैपिटल एफ डी हो गया, ये स्मॉल एफ एक्स हो गया राइट साइड। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा m माइनस 1 m माइनस 2 इक्वल टू 0। दिस इज m इक्वल टू 1 कॉमा 2। तो डिस्टिंक्ट रूट है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर 2x। pi निकालिए, pi है राइट साइड इज cos 3x अपॉन d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2। ठीक है, cos ax का केस है, हमने आपको बताया कि d स्क्वायर को माइनस a स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं, तो a की वैल्यू यहां पर कितनी है, 3 है, ये a है, तो d स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 9। डी स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाई माइनस 9, तो ये हो जाएगा cos 3x डिवाइडेड बाई माइनस 9। और देखिए माइनस 3d ऐसे ही एज इट इज लिख देंगे। ये आ जाएगा cos 3x डिवाइडेड बाई माइनस 3d माइनस 7, माइनस कॉमन कर लीजिए, 3d प्लस 7। देखिए हमने आपको 3 केस बताए थे, या तो कांस्टेंट आएगा या 0 आएगा या d का टर्म आएगा। तो देखिए यहाँ पर d का टर्म आ गया, तो इसका एक ही इलाज है, इसके कंजुगेट मल्टीप्लाई कर। क्या हुआ, क्या पूछना है कुछ? कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा cos 3x, 3d प्लस 7 का कॉन्जुगेट हो जाएगा 3d माइनस 7।
a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 9d स्क्वायर माइनस 49। अब देखिए डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर आ गया, तो डी स्क्वायर को हम लोग माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे। माइनस ए स्क्वायर कितना है? -9। तो ये हो जाएगा माइनस 3d माइनस 7 cos 3x डिवाइडेड बाई 9d स्क्वायर की जगह पर -9 माइनस 49 माइनस डिनोमिनेटर में हो जाएगा माइनस का 81 और 49 कितना हुआ? 130। 130। यस सर। ठीक है, और ऊपर हो गया 3d माइनस 7 cos 3x, माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखिए डिनोमिनेटर में कांस्टेंट आ गया, बस यही हमारा सलूशन होगा। ठीक है, अब cos 3x को 3d माइनस 7 पर ऑपरेट कर देंगे तो क्या आएगा? देखिए डिनोमिनेटर में तो हो गया 130। अब देखिए cos 3x जब d के पास जाएगा तो d का मतलब हमने आपको बताया डिफरेंशिएशन, तो cos 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? -3 cos sin है, और -7 के पास आ जाएगा तो -7 cos 3x 1/130 माइनस दोनों से कॉमन कर लो तो बाहर आ जाएगा 3 3 9 sin 3x प्लस 7 cos 3x। ये आपका पीआई है। बताओ भाई, कोई कंफ्यूजन हो तो सीएफ और पीआई में। पूछना किसी को? ये समझ में आ गया भाई? यस सर, आगे आ गया सर। आगे सर। यस सर। y इक्वल टू CF प्लस PI, ये जरूर लिखना आप आंसर में कंप्लीट सोल्यूशन। ये नहीं कि CF अलग निकाल दिया PI अलग और कंप्लीट सोल्यूशन नहीं लिख रहे हो। तो ये कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा CF प्लस PI। Next question is y double dash plus y is equal to sin 3x cos 2x, sin 3x cos 2x। अब यहाँ पे देखिए आप, ये डी वाई डबल डैश का मतलब क्या लिखा हुआ है? d2y बाई dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू साइन 3x cos 2x, ये लिखा है ना। तो ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है।
तो इसका CF क्या होगा, d स्क्वायर प्लस 1 y इज इक्वल टू, अब देखिए राइट हैंड साइड में जो हमने दो केस बताए हैं आपको, एक तो एक्सपोनेंशियल और दूसरा साइन AX या कॉस AX। तो इसमें देखिए साइन AX या कॉस AX नहीं है, दोनों का मल्टीप्लाई है, लेकिन हम लोग केस तभी अप्लाई कर पाएंगे जब या तो साइन X हो या कॉस AX हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 sin A cos B का फार्मूला लगा देंगे। तो 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और 2 sin A cos B का फार्मूला लगा दो, क्या होता है 2 sin A cos B, बोलो। cos A plus B होता है ना सर? साइन ए प्लस बी Sin A plus B by 2 प्लस बी प्लस साइन साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस होता है ना, साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B। यस सर। ये हो गया हाफ साइन 5x प्लस साइन x। ये देखिए आप सेपरेट हो गए, साइन x ये भी हो गया और ये भी साइन x, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मल्टीप्लाई में है तो आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला लगा के इसको अलग अलग कर सकते हैं। अब आप ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालिए, m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, m इक्वल्स टू प्लस माइनस i। देखिए कॉम्प्लेक्स रूट आ गया, कॉम्प्लेक्स रूट में हमने आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बताया था अल्फा प्लस माइनस i बीटा का, क्या बताया था, CF e टू द पावर अल्फा x, अल्फा इज 0 हियर, C1 cos बीटा, बीटा इज 1 प्लस C2 sin बीटा। तो ये आपका CF हो गया, C1 cos x प्लस C2 sin। PI देखिए, PI हो जाएगा राइट साइड इज हाफ साइन 5x प्लस साइन x डिवाइडेड बाई FD इज d स्क्वायर प्लस 1। देखिए दोनों साइन 5x और साइन x में a की वैल्यू अलग अलग है, एक में a की वैल्यू 5 है और दूसरे में x है, तो हम लोग सेपरेट कर लेंगे। हाफ साइन 5x डिवाइडेड बाई d स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन x अपॉन d स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। दोनों को सॉल्व कर लेंगे। मैंने बताया कि d इज रिप्लेस्ड बाय d स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय माइनस a स्क्वायर। यहां पर पहले केस में देखिए a की वैल्यू 5 है, तो d स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय माइनस 25, ठीक है। एक एक स्टेप सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 24, ये देखिए कांस्टेंट आ गया डिनोमिनेटर में, तो यही रिजल्ट हो गया। प्लस दूसरे केस पे आइए, दूसरे केस में देखिए आप a की वैल्यू है 1, तो d स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे -1 से, तो आप देख रहे हैं ये -1 प्लस 1 तो भाई 0 हो गया, और 0 होने पर हमने क्या बताया था, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो d स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2d और 1 का डिफरेंशिएशन 0 और न्यूमरेटर में x का मल्टीप्लाई। अब देखिए यहां पे ये आ गया आपका साइन x अपॉन डी। अब d बचा, तो देखिए सिर्फ d है, d प्लस या d माइनस कुछ नहीं लिखा है, तो एक प्रोसेस ये भी है यहाँ पर, एक तो आप
कॉन्जुगेट तो यहाँ पे होगा नहीं, तो आप ऊपर नीचे डी का मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे डी स्क्वायर बन जाएगा, डी स्क्वायर की जगह पे आप -1 लिख दीजिएगा और ऊपर डी का मतलब डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, एक तो प्रोसेस ये है। दूसरा प्रोसेस ये है कि डिनोमिनेटर में सिर्फ डी लिखा है, तो जैसे न्यूमरेटर में डी लिखा होता है तो उसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन, और अगर डिनोमिनेटर में सिंपल डी लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन। तो या तो आप चाहो तो साइन एक्स को इंटीग्रेट कर दो, या फिर आप यूजुअल प्रोसेस ऊपर नीचे डी का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, तो दोनों बातें सेम है, रिजल्ट सेम है। तो अगर आप डायरेक्ट इंटीग्रेट करना चाहते हो तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, -cos x। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो -cos x, इंटीग्रेट कर दो डायरेक्ट साइन एक्स। या फिर आप ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई किए होते तो यहाँ डी आ जाता है ना, और यहाँ डी स्क्वायर हो जाता, डी स्क्वायर की जगह पर -1 लिख देते आप, और डी आप साइन एक्स हो जाता cos x, तो भी यही रिजल्ट आ जाता। तो एक ही बात है ना, जो आपको सही लगे वो आप करिए। अच्छा, एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो हम यहाँ पे और बताना चाहेंगे, वो देखिए क्या है। आप चूंकि आप बताना इसलिए जरूरी है कि आप हो सकता है बुक पढ़ें और वहां रिजल्ट कुछ और आ रहा हो तो आपको कंफ्यूजन हो। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पे देखो इसी में कि कुछ राइटर क्या करते हैं कि आपको देखने को मिलेगा कुछ बुक्स में कि जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो सिर्फ साइन एक्स को इंटीग्रेट करते हैं, या हम ऊपर नीचे डी का मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ साइन एक्स के आगे डी का मल्टीप्लाई करते हैं। और कुछ बुक्स में आप ऐसे भी देखेंगे, देखिए यहाँ पे मैं सिर्फ इतना पोर्शन लिख रहा हूं, बाकी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाफ डी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई मान लीजिए हम कर रहे हैं, तो x को साइन x के साथ इंक्लूड करते हुए हम लोग आगे प्रोसेस करते हैं। हमने अभी क्या किया है, x को एक्सक्लूड रखा, बाहर रखा, सिर्फ साइन x पर फोकस करते हुए आगे प्रोसेस किया है। लेकिन कुछ बुक्स में आप देखेंगे कि x को इंक्लूड करते हुए वो प्रोसेस कर रहे हैं, जैसे हमने ये बता रहे हैं। तो डी स्क्वायर की जगह पर -a स्क्वायर इज -1, और डी ऑफ x साइन x को आप डिफरेंशिएट कर दो, डी का मतलब डिफरेंशिएशन होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लगेगा। पहले का डिफरेंशिएशन x का 1 इंटू दूसरा फंक्शन साइन x प्लस फर्स्ट, और साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। तो ये रिजल्ट आ गया। ये तो आप देख रहे हैं, इतने पोर्शन को सिर्फ देखो, बाकी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम इतने पोर्शन को सॉल्व करते हैं तो एक तो वैल्यू आ गई हाफ -हाफ x cos x, और यहां पे क्या आ रहा है, -हाफ sin x प्लस x cos x। तो आप देख रहे हो यहां पर जो एक्स्ट्रा पोर्शन आ रहा है वो -हाफ sin x आ रहा है। बोलो, बात समझ में आई? कुछ राइटर्स, मैंने आपको बताया कि ये इस तरीके से x को इंक्लूड करते हुए आगे चलते हैं, और कुछ राइटर x को एक्सक्लूड करते हुए चलते हैं। लेकिन उनके पीआई में तो डिफरेंस हो सकता है, ये एक्स्ट्रा टर्म आ सकता है, लेकिन जब हम कंप्लीट सोल्यूशन लिख रहे होते हैं, तो अब देखिए मैं कंप्लीट सोल्यूशन लिख रहा हूं, y इक्वल टू, दोनों केसेस का मैं कंप्लीट सोल्यूशन लिख रहा हूं। चलिए पहले वाले केस का हम कंप्लीट सोल्यूशन लिख रहे हैं, तो ये हो गया c1 cos x प्लस c2 sin x, और पहले केस जब हमने x को एक्सक्लूड रखा था तो पीआई क्या था, -48, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, sin 5x और -1/4, 2 का मल्टीप्लाई करते हुए x cos x। ये आ गया
पहले केस में सॉल्यूशन जब हमने x को एक्सक्लूड रखा था, और अगर हम x को इंक्लूड करें और कंप्लीट सॉल्यूशन लिखें तो क्या होगा, तो CF तो यही रहेगा cos x C2 sin x प्लस PI। अब PI कितना हो जाएगा, -1/48 sin 5x ये, और इस पोर्शन की जगह पे क्या आ चुका है, ये वाला पोर्शन, तो ये हो जाएगा -1/4x cos x, और एक्स्ट्रा टर्म क्या है, -½ sin x, और 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, -1/4 sin x, ये आ गया। तो कंप्लीट सॉल्यूशन में आप देख रहे हो ये एक्स्ट्रा टर्म आ गया, बाकी देखिए ये और ये सेम है। अब देखिए -1/4 sin x और एक sin x का टर्म आपको कहीं दिख रहा होगा पूरे सॉल्यूशन में, ये दिख रहा है C2 sin x। तो इन दोनों को आप ऐड कर दो, तो ऐड कर दोगे तो इन दोनों को क्या मिलेगा, इन दोनों को ऐड करने पर मैं सिर्फ यही लिख रहा हूं C2 -1/4 sin x, यही मिलेगा ना। Yes, sir. और C2 क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में आप दूसरा कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही आएगा। तो C2 -1/4 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, C2 डैश लिखते हैं, और ये पोर्शन हमारा खत्म हो जाएगा क्योंकि तो मर्ज कर चुके हैं। तो देखो सेम आंसर आ गया कि नहीं आया, क्यों भाई? यस सर। तो आप क्या देखो, जो एक्स्ट्रा टर्म था वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के किसी न किसी टर्म के साथ मर्ज हो जाएगा जाके। जैसे -1/4 sin x एक्स्ट्रा टर्म था, वो C2 के साथ जाके मर्ज हो गया और रिजल्ट हमारा वही आ गया। ठीक है, तो समझा दीजिएगा। कहां से बताएं, बोलो। दोनों सॉल्यूशन तो सर- समझ में आ गया, ये एक्स्ट्रा टर्म कैसे आई ये तो समझ में आ गया ना। नहीं, एक्स्ट्रा नहीं समझ में आ रहा ना, तो तुम देख नहीं रहे थे क्या? तो देख रहे थे सर। अच्छा चलो फिर से देखो। हमने ये बताया था कि कुछ राइटर्स आप देखेंगे वो x को एक्सक्लूड करते हुए सॉल्व करते हैं, मतलब x को कंसीडर नहीं करते हैं, बाहर रखते हैं। तो जब x को आप बाहर रखोगे तो sin x/d क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे d का मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे d² आ जाएगा, d² की जगह पर आप -1 लिख दीजिए, और ऊपर d आप sin x हो जाएगा -cos x, सॉरी cos x। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इतनी बात। यस सर। अब कुछ राइटर्स क्या करते हैं वो हमने यहां पे बताया आपको, कुछ राइटर x को इंक्लूड कर लेते हैं। तो हमने देखिए x को sin x के साथ इंक्लूड कर लिया और ऊपर नीचे d का मल्टीप्लाई किया, तो d ऑफ x sin x अपॉन d² की जगह पे -1 हो गया, और d ऑफ x sin x को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए तो ये आ जाएगा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो ये आपका ये आ गया रिजल्ट। तो आप देख रहे हो कि इधर जब सॉल्व किया था तो कितना आया था, -x/-½ cos x, और यहां पर कितना आया था, ये देखिए -½ sin x एक्स्ट्रा टर्म आया, यही इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे ये एक्स्ट्रा टर्म। तो आप देख रहे हो कि कुछ बुक्स में आप देखोगे कि x को एक्सक्लूड कर देते हैं, कुछ में इंक्लूड कर देते हैं, तो एक एक्स्ट्रा टर्म का फर्क आ जाता है। वो एक्स्ट्रा टर्म ये है, लेकिन पीआई में तो अंतर आता है, लेकिन जब हम कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे तो देखिए कोई अंतर नहीं। देखिए हमने यहाँ पे लिखा है पहले केस का कंप्लीट सॉल्यूशन, क्या होता है, CF तो यही है प्लस PI कितना है, ये से मल्टीप्लाई करो तो -1/48 sin 5x और -1/4 x cos x। और दूसरे केस का अगर हम लोग PI लिखें x को इंक्लूड करते हुए तो देखिए ये एक्स्ट्रा टर्म आ गया। तो आप दोनों सॉल्यूशन को देखो, एक ये और दूसरा ये।
इसमें एक्स्ट्रा टर्म ये है जो मैंने सर्किल किया। यस सर। लेकिन जो एक्स्ट्रा टर्म है वो आप देखोगे क्या है, -1/4 sin x, और देखिए CF में भी एक sin x का टर्म है, C2 sin x, तो वो उसके साथ जाकर मर्ज हो जाएगा। तो देखो sin x कॉमन कर रहा है, तो ये हो गया C2 -1/4। और C2 आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में आप किसी भी कांस्टेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी वो आर्बिट्रेरी ही रहेगा। तो इस C2 -1/4 की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, C2 डैश लिख दिया। ठीक है, तो आपका जो टर्म था वो जाके यहां पर मर्ज हो गया। अब दोनों सोल्यूशन देखो सेम हुए कि नहीं हुए? यस सर। यही मैं बताना चाहता हूं कि कुछ बुक्स आप पढ़ेंगे तो उनमें x को एक्सक्लूड कर देते हैं और सॉल्व करते हैं, और कुछ आप पढ़ोगे तो x को इंक्लूड करते हुए सॉल्व करते हैं। तो अब हमारे पास तो इस बात की स्वतंत्रता हो गई ना कि हम क्या करें, तो हम क्यों फालतू में जो है x को इंक्लूड करें, मेहनत बढ़ जाएगी हमारे पास, है ना। तो हम हमेशा याद रखिएगा, हम जो आपको बताएंगे हमेशा x को एक्सक्लूड करते हुए ही बताएंगे। और तो हमने पूरा यहाँ पर क्लियर कर दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि बुक में कुछ और आ रहा है, सर कुछ और बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट केस पे आते हैं, और नेक्स्ट केस है केस 3। when right hand side means जिसको हम लोग fx कहते हैं, this is some power of x। अगर x to the power m टाइप का फंक्शन है तो फिर कॉम्प्लीमेंट्री उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, इस पे हम लोग बात। देखो भाई ध्यान से सब लोग देखिए मेथड। पीआई निकालने का जनरल फार्मूला होता है राइट हैंड साइड अपॉन कैपिटल एफ डी। राइट हैंड साइड है x टू द पावर m अपॉन कैपिटल एफ डी। ध्यान से देखो भाई सभी लोग, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो एफ डी है उसमें तो d की वेरियस पावर्स के टर्म होंगे, तो हम लोग जो d की मैक्सिमम, जो d की मिनिमम पावर का टर्म होगा उसको हम लोग कॉमन कर लेंगे। ठीक है, मैं लिखे दे रहा हूं, टेक कॉमन मिनिमम डिग्री ऑफ x टर्म। एफडी में हम लोग जो x की मिनिमम डिग्री का टर्म होगा उसको कॉमन कर लेंगे। तो अब मैं पैरेलली एक एग्जांपल लेके भी आपको बता रहा हूं। मान लीजिए ये आपका x टू द पावर 3 है और नीचे है आपका d² प्लस 4d प्लस 3 है। ये पैरेलली मैं एक एग्जांपल लेके भी बता रहा हूं, तो आप समझते रहिए। तो मिनिमम डिग्री का टर्म यहां पे क्या है, 3 है, इसको हम लोग कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस d² प्लस 4d अपॉन 3। तो आप देख रहे हो कि जैसे ही आप मिनिमम डिग्री का टर्म कॉमन लेते हो तो आपको 1 प्लस t के टर्म की कुछ समथिंग टर्म मिल जाता है। ठीक है ना, 1 प्लस समथिंग, जैसे ये 1 प्लस ये समथिंग समथिंग टर्म ऑफ डी, सम टर्म्स ऑफ डी, ये मिल जाएगा 1 प्लस सम टर्म्स ऑफ डी। इसको आप
न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये इनवर्स हो जाएगा। यही चीज मैं यहां पे लिख रहा हूं। ये 1 प्लस समथिंग का जो भी फॉर्म है इसको आप ऊपर ले जाओगे तो ये इनवर्स हो जाएगा। इसके बाद हम यहां पर 1 प्लस समथिंग का इनवर्स का बाइनोमियल एक्सपेंशन कर देंगे। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं। 1 प्लस एक्स का इनवर्स है, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4 अप टू इनफाइनाइट। या फिर आपका 1 माइनस एक्स का इनवर्स आएगा। यही दो केस आएंगे यहाँ पे, तो इसमें सारे प्लस के आ जाते हैं। ये आपकी बाइनोमियल एक्सपेंशन आएगा। 1 प्लस समथिंग का इनवर्स आएगा तो हम लोग इसको बाइनोमियली एक्सपेंड कर देंगे, आइदर इन द फॉर्म 1 प्लस एक्स टू द पावर -1 और 1 माइनस एक्स टू द पावर -1। ठीक है। इसके अब बात ये आती है कि वो सीरीज तो इनफाइनाइट तक जाती है, तो हम लोगों को कहां तक के टर्म लिखने हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो हम लोग ये देखेंगे कि x टू द पावर m है, तो आप मान लीजिए यहां पर x टू द पावर 3 है, तो अंदर हम लोग d क्यूब तक के सारे टर्म लिखेंगे। d क्यूब तक का कोई भी टर्म छूटना नहीं चाहिए। जितनी पावर होगी x की, ब्रैकेट के अंदर d की उतनी पावर तक के सारे टर्म आपको लिखने हैं, कोई भी टर्म छूटना नहीं। और उससे ज्यादा पावर के सारे टर्म आपको छोड़ देने हैं। क्यों छोड़ दोगे? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि d क्यूब ऑफ dx क्यूब तो निकलेगा आपका कितना, 3x स्क्वायर, 6x और 6 निकलेगा। लेकिन जैसे ही आप x क्यूब को 4 बार या उससे ज्यादा बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये वैल्यू 0 होगी। इसलिए हम लोग x की जितनी पावर होती है d की उतनी पावर तक के टर्म लेते हैं, बाकी सारे टर्म को हम लोग छोड़ देते हैं उससे हायर डिग्री के, क्योंकि उन सब पर जैसे ही आप x क्यूब ऑपरेट करोगे सब 0 हो जाएंगे, इसलिए उनको लिखने का कोई मतलब नहीं है। मेरी बात समझ गए सब लोग? यस सर। यस सर। तो बस हम लोग वहां तक के टर्म लिखेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद में जैसे मानो चलो इसको तो मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं। एक्स क्यूब है तो 1 पहला टर्म क्या आएगा, 1 माइनस एक्स, बाइनोमियल थ्योरम लगा रहे हैं यहाँ पे हम। फिर क्या आता है आगे, प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स डी स्क्वायर प्लस 4d अपॉन 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस डी स्क्वायर प्लस 4d अपॉन 3 का होल क्यूब। और आगे पावर 4 आएगी। पावर 4 जब हम करेंगे तो उसमें सारे टर्म पावर 4 के निकलेंगे, तो वो हमारे सारे यूजलेस हैं, इसलिए उनको हम नहीं लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद 1/3, 1 माइनस डी स्क्वायर बाई 3 माइनस 4/3d। इसमें भी देखिए जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो जो पावर 3 से ज्यादा के पावर के टर्म है उनको छोड़ देंगे, तो 1/9 a स्क्वायर करोगे तो d की पावर 4 निकलेगा, वो हमारे लिए बेकार है, छोड़ दीजिए। फिर क्या निकलेगा, 2ab करोगे तो निकलेगा 8d क्यूब प्लस b स्क्वायर निकलेगा 16d स्क्वायर। ठीक है। बस इसमें देखो a क्यूब करोगे तो d की पावर 6 निकलेगा, मेरे लिए बेकार है। फिर 3a स्क्वायर b करोगे, वो भी उसमें पावर का 5 का टर्म निकलेगा, वो भी बेकार है। फिर 3ab स्क्वायर करोगे, उसमें पावर 4 का टर्म निकलेगा, वो भी बेकार है। फिर हम लोग लास्ट टर्म निकालेंगे b क्यूब निकलेगा, 4 का क्यूब कितना होता है, 64। सिर्फ इतना टर्म हमारा आएगा, बाकी सारे टर्म जो है हमारे लिए
d की पावर 4 या उससे ज्यादा के हैं तो वो मेरे लिए यूजलेस हैं, उनको हम छोड़ दें। लेकिन ध्यान रखना कोई भी टर्म d क्यूब से या उससे नीचे का टर्म नहीं छूटना चाहिए, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। बस सर वहाँ पे क्यूब क्या सर सर वहाँ पे क्यूब वाले टर्म में माइनस आएगा ना आगे, कहाँ पे? Yes, last one. क्यूब वाले टर्म में। हाँ, कर दिया मान लो। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, जो सेम पावर्स के टर्म है उनको आप सॉल्व कर लीजिए। जैसे डी स्क्वायर के टर्म जितना आप ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेंगे उतना ही आपके लिए आसानी रहेगी। डी स्क्वायर के टर्म सॉल्व कर लीजिए, डी क्यूब के सब सारे टर्म सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद एक्स क्यूब को ऑपरेट कर देंगे। ठीक है, एक्स क्यूब को देखिए ऑपरेट कर रहे हैं, कैसे ऑपरेट करेंगे? एक्स क्यूब जब 1 के पास आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स क्यूब -1/3। टी स्क्वायर के पास एक्स क्यूब जाएगा तो टी स्क्वायर का मतलब 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे। एक्स क्यूब को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा? 6x। फिर -4/3 टी का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, एक्स क्यूब का एक बार डिफरेंशिएशन होगा तो 3x²। फिर आ जाओ 1/9 8 तो ये हो जाएगा 8/9। डी क्यूब का मतलब 3 बार डिफरेंशिएशन, कितना हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई। फिर देखिए 16/9 डी स्क्वायर मीन्स 2 बार 3x² -64/27 डी क्यूब का मतलब अच्छा डी स्क्वायर है ना 6x। हाँ, डी क्यूब का मतलब 6। ये आपका रिजल्ट हो गया। अब बस सेम पावर्स के टर्म ऐड कर लीजिए, ये पी आई। बोलो, एक हमने आर्टिकल बताया है, समझ में आया कि नहीं? एकदम सिंपल सी बात है। एफ डी में जो सबसे लोएस्ट डिग्री टर्म है डी का वो कॉमन कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद 1 प्लस समथिंग की फॉर्म बनेगी, उसको हम लोग न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो इनवर्स आएगा। इसके बाद में हम लोग उसको बाइनोमियली एक्सपेंड कर देंगे, या तो 1 प्लस एक्स के इनवर्स का फार्मूला लगेगा या 1 माइनस एक्स के इनवर्स का फार्मूला लगेगा, उसको आप एक्सपेंड कर दीजिए। अब बात ये आती है कि सीरीज तो इनफाइनाइट तक जाते हैं, आपको कहां तक के टर्म लेने हैं? तो आप एक्स की पावर को देखिए, एक्स की जितनी पावर हो टी की उतनी पावर तक के आपको सारे टर्म लेने हैं, उससे बड़ी पावर के सारे टर्म आपको छोड़ देने हैं। क्यों छोड़ देना है? क्योंकि उससे बड़ी पावर के जितने भी टर्म आएंगे उन सब का वैल्यू 0 आएगा, ये लिखा हुआ, क्योंकि एक्स क्यूब का 4 बार डिफरेंशिएशन 0 है। ठीक है, बस उसके बाद में एक्स क्यूब को ऑपरेट कर दो, वही आपका पी आई। आज हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। वो 2 केस बताए हैं, उनकी आप प्रैक्टिस करो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा नेक्स्ट। जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। आज कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा यस सर। सर, बहुत अच्छा लगे सर। पहाड़ बहुत अच्छा, मजा आ गया सर। अच्छा था सर। कोशिश में कोई जुड़ा भी है, डीके सचान का नाम सुना? यस सर। सर जी सर। यस सर। यस सर। सर सुना है। आपको नहीं भूल सकते। आप तो बैट लगा देते सर। अब दिख रहा है तुम्हारा जो है, तुम्हारे उसमें आप जैसे ही करेंगे सर, अभी आधे घंटे के अंदर